Hello students, today we discuss cell theory, chapter number 8, cell, the basic unit of life. आज हम डिस्कस करेंगे सेल थियरी को। अब सेल थियरी को डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल थियरी जिसने प्रपोज की वो साइंटिस्ट के नाम में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक था एमजे स्लीडन, जो जर्मन बॉटनिस्ट था। दूसरा जो साइंटिस्ट था उनका नाम था T.H. स्वान। ही इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। एक और साइंटिस्ट भी है जो सेल थियरी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने में इन्वॉल्व था। पहले मैं बात कर रहा हूं कि एमजे स्लीडन क्या करते थे। ओके, वो बॉटनिस्ट थे। इट मींस वो प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। बॉटनिस्ट उसको बोलते हैं जो प्लांट पे स्टडी करेगा। स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। जो बॉटनी पे स्टडी करेगा उसको बॉटनिस्ट बोलेंगे। एंड टी.एच. स्वान जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ही इज फ्रॉम ब्रिटेन, एंड वो प्लांट्स पे नहीं लेकिन वो एनिमल पे स्टडी कर रहे थे। एनिमल पे स्टडी कर रहे थे इसीलिए उसको जूलॉजिस्ट बोलेंगे। स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, सो उसको हम जूलॉजिस्ट बोलेंगे। अब ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? एमजे स्लीडन ने क्या किया? डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप। जो डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया उसके सेल्स, मतलब प्लांट्स ही ऑब्जर्व प्लांट सेल्स। किसने किया था? जर्मन बॉटनिस्ट एमजे स्लीडन। एमजे स्लीडन ने जब प्लांट सेल्स को स्टडी किया, डिफरेंट प्लांट के प्लांट सेल्स को जब स्टडी किया तो उसको एक कॉमन जो स्ट्रक्चर उसमें ऑब्जर्व हुआ वो था आउटर लेयर ऑफ द सेल which is known as cell wall। मतलब उसको प्लांट में मोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर जो दिखा वो सेल वॉल था। हर एक प्लांट के सेल्स में उसको सेल वॉल दिखा। किसको दिखा? एमजे स्लीडन को। अब ये स्टडी उसने कौन से साल में की थी? एमजे स्लीडन ने ये स्टडी किया था 1838 को। अब मैंने पहले भी बोला था कि ये 19th सेंचुरी की रिसर्च थी। तब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो जो साइंटिस्ट अपना जो भी वर्क कर रहे हैं ना उसको विद इन सेकेंड्स या बहुत जल्दी से किसी और तक पहुंचा नहीं सकते थे जैसा आज हो रहा है। ओके, तो इनका रिसर्च उन्होंने किया है लेकिन उसको अभी रिप्रेजेंट नहीं किया है। वो रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? जैसे आज बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, जो लाइव सेमिनार्स मतलब इंटरनेट के थ्रू लाइव सेमिनार्स होते हैं, या फिर ऑफलाइन सेमिनार्स मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके बड़ी बड़ी रिसर्च लैब में जो सेमिनार हॉल होता है वहाँ पे साइंटिस्ट अपने वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही
एमजे स्लीडर ने भी क्या किया कि जो उसने वर्क किया था प्लांट सेल्स पे, उसने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, उसको उसके स्ट्रक्चर को देखा। उसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसने बोला कि भाई प्लांट सेल्स के अंदर सब सेल का जो सेल स्ट्रक्चर उसने ऑब्जर्व किया, उसने बोला कि सबसे जो आउटर लेयर होगा रिजिड लेयर व्हिच इज नोन एज वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो उसने क्या बोला, उसने उसको बोला सेल वॉल। अब क्या हुआ कि ये जो टीएस वॉन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था उसने भी क्या किया, उसकी एक्सपर्टाइज एनिमल्स पे स्टडी करने की थी। उसने भी यही किया कि उसने एनिमल सेल्स को स्टडी करना शुरू किया। ओके, तो जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था टीएस वॉन, उसने एनिमल को स्टडी करना, सॉरी एनिमल के सेल्स को स्टडी करना शुरू किया। तो ही ऑब्जर्व, इन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल सेल को स्टडी किया। ही ऑब्जर्व एनिमल सेल एंड ही नोटेड दैट, उसने उसमें नोटिस किया कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर जो लेयर है वो सब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसे सेल को देखा। अब सेल के अंदर सेंटर में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बोल ही दिया था कि सेंटर में एक ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखा उन्होंने, देन उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे ऐसा वाटरी लाइक सब्सटेंसेस था, उसको नाम नहीं दिया था कि ये क्या है एक्चुअली। उन्होंने देखा था, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर ऑफ द एनिमल सेल, उसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम दिया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो प्लाज्मा इज अ फ्लूइड वाटरी कंपाउंड, तो इसको प्लाज्मा बोलेंगे। उसके बेसिस पे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में मोस्ट कॉमन है। मतलब हर एक एनिमल्स के सेल को जब उन्होंने स्टडी किया, डिफरेंट एनिमल्स के सेल्स को, तब उनको सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया। देन अब ये क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस हुआ, दोनों साइंटिस्ट ऐसे जमा हुए इस कॉन्फ्रेंस हॉल में। दोनों साइंटिस्ट अपने अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एमजे स्लीडर ने बोला कि मैंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, प्लांट सेल्स मैंने देखा है, प्लांट सेल्स में ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। मैंने सबसे सिमिलर चीज़ ये देखी प्लांट सेल्स में कि उसमें सेल वॉल है। उसमें क्या है, उसमें सेल वॉल है। ये ऑब्जर्व किया एमजे स्लीडर ने, बोला कि भाई सेल में सेल वॉल होती है। तो क्या होता है कि भाई ऐसा जब उसने बोला, तब टीएस वॉल ने उसको अपोज किया, बोला कि यार आप सेल वॉल होगी, मैंने तो एनिमल सेल को स्टडी किया, एनिमल सेल में तो है ही नहीं। तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल में मैंने जो मेम्ब्रेन देखा ना, वो सेल वॉल जैसा नहीं है। वो किसके जैसा है, तो ये सब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने उसको नाम दिया है। उन्होंने ही प्रपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ही कॉइंड द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने नाम दिया और बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, देन ये दोनों अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को, मतलब उन्होंने जो भी ढूंढा है उनके रिसर्च फाइंडिंग को एक्सचेंज करते हैं। मतलब वो अपने दोनों रिसर्च, मतलब इन्होंने जो एनिमल पे स्टडी किया और ये साइंटिस्ट ने जिसने प्लांट्स पे स्टडी किया, ये दोनों अपने रिसर्च को क्या करते हैं, एक्सचेंज करेंगे। एंड देन वो साथ में एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करते हैं रिसर्च को। ओके, दोनों एक साथ रिसर्च को डिस्कस करने के बाद both formulated the concept of the cell theory। उन्होंने सेल थियरी के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। अब ये सेल थियरी तो अभी तक उन्होंने कंबाइन, अभी बोल नहीं सकते कि उन्होंने सेल थियरी बोला, सेल हाइपोथेसिस बोलेंगे हम, सेल हाइपोथेसिस दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि देखो इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया, इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया, दोनों ने अपने रिसर्च को एक्सचेंज किया, डिस्कस किया। देन दे गिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं। वो बोलते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स
सेल, ऐसा स्टेटमेंट वो देते हैं, मेड अप ऑफ सेल एंड देयर सेलुलर प्रोडक्ट, ऐसा स्टेटमेंट वो देते हैं। क्यों देंगे? बिकॉज दोनों को पता चलता है कि भाई एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट्स में सेल वॉल होती है। और दूसरा भी उन्होंने बहुत सारा स्टडी करने के बाद ये भी कंक्लूजन निकाला कि मोरलेस प्लांट और सेल, प्लांट और एनिमल सेल ये दोनों सिमिलर है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है उनमें, तो कि इनमें डिफरेंस मेजरली वॉल का होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और कुछ ऑर्गेनल्स का डिफरेंस होगा जो उनको पता नहीं चलता, वो आगे जाके पता चलेगा। अब इनका जो स्टेटमेंट था, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला आपको कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ये स्टेटमेंट को आगे बहुत से साइंटिस्ट उस जमाने के थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, जब यूनिवर्सली सारे साइंटिस्ट एक बात को सच मानेंगे, तब वो हाइपोथेसिस थियरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस जमाने के जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये सच माना कि भाई ये सही है कि भाई सारे प्लांट्स और एनिमल्स इससे बने हैं, सेल से और सेल की प्रोडक्ट से बने हैं, ऐसा उन्होंने सच मान लिया। तो तब जाके इन दोनों ने कंबाइनली वो जो स्टेटमेंट था, वो जो सेल स्टेटमेंट या सेल हाइपोथेसिस था, वो जाके सेल थियरी बना, मतलब उसको सेल थियरी के फॉर्म में उन्होंने क्या किया, उसको प्रपोज किया। क्लियर? अब हुआ क्या कि उन्होंने जो रिसर्च थे, दोनों के रिसर्च, उनको कंबाइन करके एक पेपर के फॉर्म में उसको रिसर्च को क्या किया, पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे, उस पेपर का नाम था माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑन द structure and growth of the plants and animals। ये टाइटल का एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने सेल थियरी को प्रपोज किया। अब मैंने यहाँ पे बीच में बोला था अभी जस्ट कि सिर्फ इतना स्टडी नहीं किया कि भाई एक में सेल वॉल दिखा, एक में सेल वॉल नहीं दिखा, दूसरा भी रिसर्च उन्होंने डिस्कस किया सेल के रिगार्डिंग, एनिमल सेल और प्लांट सेल के रिगार्डिंग। और वो डिस्कशन क्या था कि उनको ये भी पता चला कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा बॉडी है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, मैं जो ब्रीथिंग कर रहा हूँ, मेरे सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मेरे बॉडी का जो एक्सक्रीशन हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में हम ऐसा सोचते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म करेगा, लेकिन ये एफर्ट्स, ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ये करने का किसका होता है? अल्टीमेट कौन करेगा इसको? सेल करता है। सेल का स्ट्रक्चर करेगा सेल, और दूसरा सेल मतलब हमारे बॉडी के सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करके ओके ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंड सेल का ये फंक्शंस यूनिफॉर्मली फॉर्म होके हमारा ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब फाइंडिंग्स करके उन्होंने सेल थियरी को प्रपोज करके दो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट किए। पहला स्टेटमेंट था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल
एंड देयर सेल्यूलर प्रोडक्ट्स। अब सेल्यूलर प्रोडक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको शायद पता है। इफ आपको नहीं भी पता है तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकते हो। देन सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था? सेकंड स्टेटमेंट दिया था कि क्या सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन कर रहा है मोर और लेस, वो फंक्शन उसके सेल का है एक्चुअली। मतलब उसके सेल्स वो फंक्शन करता है, कंबाइंडली वो सेल का सारा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में काउंट होता है, या तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं सिंपल वे में समझाऊं कि हमारा सेल या हमारे बॉडी के जो सेल्स है एक दूसरे से मिलकर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, ये सारी प्रोसेसेस करती है, जो कंबाइनली काउंट होती है हमारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सेकंड स्टेटमेंट दिया था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि जब इन्होंने सेल थियरी को प्रपोज किया, अब सेल थियरी मैंने पहले ही आपको बताया कि थियरी कब मानेंगे कोई। देखो थियरी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कि भाई हाँ ये सेल तो ऐसा, जैसे मैंने आपको सन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप जब आप किसी को भी अर्थ पे आप ऐसा पूछोगे कि सन कहाँ से राइज होगा, सन कहाँ से सेट होता है, डे टाइम में आपको जो लाइट पूरे अर्थ पे रिप्रेजेंट होती है वो किसकी होती है? सन की होगी ना। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे ही साइंटिफिक वे में नहीं, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है। यहाँ पे भी क्या है? थियरी मतलब सेल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थियरी, जिसमें सारे एग्री करते हो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट। तो जब मैथ्यू स्लीडर एंड टी.एस. स्वान, थियोडर स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइनली जब सेल थियरी को प्रपोज किया, तब इस पे बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी एग्री किया था। और एग्री ऐसे ही नहीं करेंगे कोई, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम से आप तब सेटिस्फाई होगे या तब एग्री होगे जब वो काम आपको जेन्युइन लगेगा। वो जेन्युइन होगा तो ही आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जब ये लोग सेमिनार हॉल में थे, ये अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो दूसरे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ देयर रिसर्च वर्क। उन्होंने इसके लिए उनको एक्सेप्ट किया। तो तब जाके ये सेल हाइपोथेसिस बन गया सेल थियरी। इसमें दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट कब आया? पहला स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन पहला कंट्रीब्यूशन कब आया? तो 1838 में एम.जे. स्लीडर ने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि सेलुलर होता है। और सेकंड जो कंट्रीब्यूशन था टी.एस. स्वान का 1839 में, उसमें उन्होंने एनिमल सेल को देखा और उन्होंने प्रपोज किया कि भाई एनिमल सेल के अंदर सेंटर में ऐसा कोई न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के अंदर ऐसा मैंने देखा है ऑलमोस्ट। एंड देन उन्होंने जो सबसे डिस्कवरी वाला जो पॉइंट रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, आउटर मेम्ब्रेन, और फिर दोनों ने अपने रिसर्च को डिस्कस किया एंड देन दे प्रपोज सेल थियरी। ओके, तो अब क्वेश्चन साइंटिस्ट को वहां पे तब एट दैट टाइम साइंटिस्ट ने ये सब सच मान लिया और सही है, ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस है सेल थियरी का, उसके थोड़े एक्सेप्शंस भी है। ओके, लेकिन सेल थियरी ऑलमोस्ट राइट है, वो सब साइंटिस्ट ने एट दैट टाइम उस जमाने में सबने सही माना था। और क्या हुआ कि सब साइंटिस्ट के मन में एक सवाल था, जैसे कि एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। ओके, उसको आप विर्को भी बुलाओ, VIRCHOW, मैं विर्चो बुलाता हूँ, विर्को भी बुला सकते हो, जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आप उसको याद कर सकते हो। तो वो जो साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्को, वो साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया सेल थियरी में कि आपने सेल का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं किया। ये किसने बोला? रुडोल्फ विर्को ने। ओके, ये ऐसा बोला कि भाई आपने सेल के बारे में बता दिया, आपने बोला कि सेल हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, सेल बेसिक यूनिट है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका? तो लाइफ का, मतलब ऑर्गेनिज्म का। ये सारा एक्सप्लेनेशन सेल के बारे में इन्होंने सेल थियरी में दिया।
लेकिन उन्होंने एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं किया कि सेल कहाँ से अराइज होता है, सेल बनता कहाँ से। ये एक्सप्लेनेशन ये दोनों नहीं दे पाए। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्वीडन तो ऐसा मानते थे कि ये जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस अपने में से बर्ड बनाएगा, इज कॉल्ड बर्ड। मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, बर्ड फॉर्म करेगा। बर्ड मतलब अपने जो सिंपल गुजराती में बोलेंगे ना, कि गुजराती में बोलूँगा तो उसको आप घुंगड़ू बोले थे, क्या खुली जो निकली जो बाहर, बरोबर। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये वो कौन मान रहा था, स्वीडन ऐसे मान रहा था, स्वीडन ये मान रहे थे कि न्यूक्लियस में से ऐसे बर्ड फॉर्म होते हैं और वो बर्ड सेपरेट होके सेल्स बन जाएंगे। ऐसा मान रहे थे स्वीडन कि न्यूक्लियस में से बर्डेड फॉर्म होता है, बड़ी मतलब बर्ड निकलना, एक छोटा सा पोर्शन सेल में से सेपरेट होगा और उसमें से सेल बनता है। ये स्वीडन मान रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। रुडोल्फ विर्चो था, उन्होंने सेल पे स्टडी की और उन्होंने डिस्कवर किया कि जो सेल, अभी मैं ये थोड़ा इरेज कर दूंगा, आपने आई थिंक मैं मानूंगा कि आपने ये बहुत को देखा, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ये सेल थियरी उन्होंने 1838-1839 पे रिप्रेजेंट की। अब एक और साइंटिस्ट, देखो कब ये साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुआ, रुडोल्फ विर्को, अब इसको विर्चो बोलेंगे, विचो बोलेंगे या विर्को बोलेंगे, वो आप पे, आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोनाउंसिएशन में, इसके लिए। 1855 रुडोल्फ विर्चो स्टडी, क्या स्टडी किया उन्होंने स्टडी किया कि जो सेल है, आप इमेजिन करो कि एक सेल है, इसको मैं बोलूंगा पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। ओके, रुडोल्फ विर्चो स्टडी पेरेंट सेल्स, उन्होंने ये सेल को स्टडी किया कि ये जो सेल है वो डिवाइड होता है and form new cells, new daughter cells। ये दो नए सेल्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यू डॉटर सेल्स, न्यू डॉटर सेल। रुडोल्फ विर्को ने ऐसा बोला कि जो सेल है, सेल डिवाइड होता है और उसमें से दो नए सेल फॉर्म होते हैं। इसका एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके, ओमनिस सेल्यूला, ही गिव द स्टेटमेंट ओमनिस सेल्यूला, सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो गिव द स्टेटमेंट ओमनिस, ये ओमनिस है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये जो स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सेल अराइज फॉर्म। ओके, देखो यहां लिख रहा हूं, न्यू सेल arise from their pre-existing सेल। इसका मतलब ये होगा 19 सेल्यूला ई सेल्यूला, वो रुडोल्फ विर्को ने 1855 में ये स्टेटमेंट दिया था। मतलब सेल थियरी आई कब, 1838 1839, वहां से लेके 1855 तक यही स्टडी हुआ कि सेल कहां से फॉर्म होता है। ये कोई आंसर नहीं दे पा रहा था, लेकिन रुडोल्फ विर्को उस पे स्टडी कर रहे थे कि हाँ भाई सेल कहां से अराइज होगा, वो मैं फाइंड आउट करूंगा। उन्होंने ये फाइंड किया कि जो सेल है पेरेंट सेल, ओके, ये पेरेंट सेल का जब डिवीजन होगा, ओके, वो डिवीजन होने के बाद नए सेल्स बनते हैं। तो देखो डिवीजन किसका हुआ, सेल का हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेल डिवीजन।
डिवीजन मतलब डिवाइड होना। तो सेल डिवाइड हुआ और 2 नए सेल बने। इसका ये स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला डिसेलुला, मतलब कि जो सेल बनता है वो उसके पुराने वाले सेल्स में बनेगा, पुराने वाले सेल्स में से बनेगा। ये मतलब इसका ये होता है कि न्यू सेल्स मतलब ये सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब उसके पेरेंट सेल्स में से ये दोनों सेल्स बनेंगे। नए सेल्स कहाँ से बनते हैं? इसके पेरेंट सेल्स से। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद ऑलमोस्ट सेल थियरी कंप्लीट हुई। और फिर क्या हुआ? फिर से ये तीनों साइंटिस्ट ने कंबाइंडली सेल थियरी को फिर से प्रपोज किया, रीप्रपोज किया। और वो जब रीप्रपोज किया उनको, तो उन्होंने कितने स्टेटमेंट दिए? मोस्टली 3 स्टेटमेंट में सारे सेल को एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहला स्टेटमेंट था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, 3 स्टेटमेंट, उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells and their cellular products। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट हुआ कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये सेकंड स्टेटमेंट हुआ। इसका मतलब क्या होगा वो मैंने पहले समझाया है। ओके, सेल ऐसा यूनिट है जिसमें सारे फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर भी है, सेल का इसका खुद का डिफाइंड स्ट्रक्चर भी होता है, और वो सारे फंक्शनल लाइफ प्रोसेस की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस या जो भी मेन मोलिकुलर एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करता है। एंड सेल का जो एग्जिस्टेंस है वो उसका थर्ड स्टेटमेंट होगा। वो क्या होगा कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये प्रपोज किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो 1855 में। इस तरह से पूरा सेल थियरी एक्सप्लेन हुआ। अब सेल थियरी का बहुत सारा एक्सेप्शनल भी है, मतलब यहाँ पे सेल थियरी लागू नहीं होगी, वो भी उसके एक्सेप्शनल्स है। वो मैं उसके बाद के लेक्चर में या तो इसको मैं रेफरेंस में छोड़ूंगा, मतलब उसको आपको पढ़ना है। अभी क्या है, हम जिस चैप्टर पे ना उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शनल हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन वायरस के बारे में या वो सब जान लेंगे तब। ओके, तो ये सेल थियरी है और आज का लेक्चर सेल थियरी यहाँ पे ही मैं समाप्त करूँगा। आपको अच्छे से समझना है। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, कहीं पे भी आपको डाउट्स है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।